अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम 10 में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान। जनरल इलेक्शन 2024 में होंगे या नहीं, निगरां हुकूमत जो है वो कब तक चलती है, और ये एक सवाल ऐसा है कि अभी भी बहुत ज़्यादा डिस्कस किया जा रहा है, बावजूद इसके कि आज एक अहम इजलास हुआ इलेक्शन कमीशन में और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत। और इस इजलास के बाद जो ख़बरें सामने आई हैं, जो फैसले हुए, उसमें यह कि हल्का बंदियों की अशात 30 नवंबर को होगी, और साथ ही साथ ये भी कि ज़ाहिर है कि हल्का बंदियों की का जो दौरानिया था उसको कम कर दिया गया, और ये कहा जा रहा है कि इसी के हिसाब से अब इलेक्शन की डेट भी अनाउंस कर दी जाएगी। तो मुख्तलिफ सियासी जमातों से इलेक्शन कमीशन की मुशावरत इस वक्त जारी है। सवाल अभी भी ये पैदा होता है कि क्या इलेक्शन जो हैं वो होने जा रहे हैं जो गिवन पीरियड है, या क्योंकि सियासी जमातें थोड़ा सा डिसकम्फर्ट इस वक्त महसूस कर रही हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, ये हम जानेंगे। इस वक्त सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार अली काजी हमारे साथ मौजूद हैं। जी अली काजी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आप भी जानते होंगे आज इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास और हल्का बंदियों की अशात 30 नवंबर को हो जाएगी। अब कुछ लग रहा है ऐसा कि इलेक्शन जो है वो होंगे, जो एक अनसर्टेनिटी है, गैर यकीनी सी सूरत हाल है, वो थोड़ी सी क्लियर होती चली जा रही है। देखिए, बात यह है कि अनसर्टेनिटी तो उस वक्त तक बरकरार रहेगी जब तक इलेक्शन कमीशन डेट अनाउंस नहीं करता। इन्होंने 15 दिन पहले कहा था कि हम 14 दिसंबर तक ये कर लेंगे हल्का बंदी कंप्लीट। आज उन्होंने 15 दिन पीछे ले आए हैं। तो हम पहले जब 14 दिसंबर का सोचते थे तो हम उसको अपने जहन में कैलकुलेट करते थे कि 2 महीने 60 डेज यानी मिड ऑफ फरवरी में ये इलेक्शन कराएंगे। बस अगर कराने होंगे तो करा सकते हैं। ठीक। तो अब आप उसको 15 दिन पीछे माइनस कर लें तो फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी में करा लेंगे। लेकिन अनसर्टेनिटी का जो आपका सवाल था वो तो उस वक्त तक बरकरार रहेगी जब तक इलेक्शन कमीशन डेट का अनाउंस नहीं करती। और मुझे ये सब मैं समझने से कासिर हूँ कि जब वो बाकी चीजों के लिए डेट दे सकते हैं तो इलेक्शन कमीशन फरवरी मार्च जो भी उन्हें डेट देनी है वो डेट दे क्यों नहीं देते, ताकि ये अनसर्टेनिटी वंस फॉर ऑल खत्म हो जाए और लोग बजाय आखिरी 60 दिन या आखिरी 90 दिन के इलेक्शन कैंपेन चलाने के तो कैंपेन चला लेंगे, 5 महीने कैंपेन चला लेंगे। दुनिया में तो 1-1 साल पहले इलेक्शन मुहिम शुरू हो जाती है। ठीक। तो यानी मैं ये समझने से कासिर हूँ कि क्या नीयत है अगर इलेक्शन कराने की तो जैसे हल्का बंदी की डेट दे रहे हैं ऐसे इलेक्शन की डेट भी दे रहे हैं। अच्छा, अब इसी को लेकर सर, इसी चीज़ को लेकर जो आपने डेट की बात की, इसी को लेकर सिंध में अफसरान के तबादलों पर निगरान सिंध हुकूमत और इलेक्शन कमीशन में भी इस वक्त बड़ा डिस्प्यूट है, एक तनाज़ा है। पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत जाने के बाद सिर्फ आईजी और चीफ सेक्रेटरी को तब्दील किया गया। इलेक्शन कमीशन ने निगरान सिंध हुकूमत को कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, एडिशनल आईजीज, डीआईजीज, एसएसपीज और दीगर अफसरान के तबादले ना होने के हवाले से खत लिखा। इसके जवाब में पीपल्स पार्टी का ये कहना है कि पहले आप इलेक्शन की डेट अनाउंस करें। वो बात तो खैर अब पीपल्स पार्टी मुझे समझ नहीं आया कि किस हैसियत में कह रही है कि अफसर बदली किए जाएं या ना किए जाएं, क्योंकि अब तो वो हुकूमत में नहीं है। ये काम तो निगरान सरकार का होना चाहिए और इलेक्शन कमीशन। लेकिन आज जो मेरी इतलात है कि शायद आज रात को या पीर वाले दिन यानी मंडे के दिन शायद ये सेक्रेटरीज और जो हाई कमिश्नर एंड डीआईजी लेवल की शायद ट्रांसफर पोस्टिंग हो जाएंगी। इलेक्शन कमीशन ने, मेरी इतलात है, हो सकता है गलत हो, कि उन्होंने उनको गो हेड दे दिया है। अच्छा, लेकिन वो जीडीए की भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। ये मौजूदा जो इंतज़ामी सेटअप है इस ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स के हवाले से कहीं, क्योंकि ज़ाहिर है कि लोगों की वफादारियाँ भी होती हैं, फिर उसके बाद एक मैनेज भी किया जाता है, तो जीडीए इसको लेकर उसके तहफ़्फ़ुज़ात हैं। देखिए, जीडीए को तो ओवरऑल मैंने जो उनकी परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस कल परसों जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें तो कह रहे थे कि जी निगरान हुकूमत की कोई पॉलिसी नजर नहीं आ रही। वो तो ओवरऑल इस केयर टेकर गवर्नमेंट पर क्रिटिकल थे। तो वो तो मेरे लिए ये आईब्रोज रेज हो जाते हैं कि जीडीए जब क्रिटिकल हो रही है, तनकीद कर रही है निगरान हुकूमत पे, तो उसका सबब क्या है? क्या उनको ऐसा महसूस, जो उम्मीद थी कि शायद कोई क्रैकडाउन होगा सिंध में, वो उम्मीद पर नहीं आया, या वो ये ऐसा एक माहौल बनाना चाह रहे हैं कि जी ताकि निगरान हुकूमत को जो करना है
जो सो कॉल्ड क्रैकडाउन है या सो कॉल्ड करप्शन के खिलाफ मुहिम है वो शुरू करने के लिए, अब उसमें मुझे जो जाती तौर पे महसूस होता है कि ये जो ऑफिसर्स की जो की पोजीशन पे जैसे सेक्रेटरीज हैं, और ज़ाहिर सेक्रेटरी ट्रांसफर होगा तो एडिशनल सेक्रेटरी भी होगा, शायद से सेक्शन ऑफिसर भी हो, तो जो पिछली गवर्नमेंट की एक बहुत नीचे तक इंट्रेंच्ड, एक नीचे तक उनकी वफादारियां ऑफिसर से थी, वो जब बदली होंगे तो फिर शायद कुछ ना, लेकिन कुछ शायद सिंध में हमें होता हुआ नजर आए। लेकिन जैसे अभी ताज़ा हमने देखा कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के 11 ऑफिसर्स को सस्पेंड कर दिया गया। कराची में मुबैना तौर पे जो सिस्टम कोर्ट एंड कोर्ट चलता था उसमें शामिल 11 मुख्तियार कार को हटा दिया गया या सस्पेंड कर दिया गया। यानी ये जो जिस क्रैकडाउन की तरफ आप इशारा कर रहे हैं, तो सियासी तौर पर चीज़ों का अगर डॉट को डॉट से मिलाया जाए तो सीसीआई के अंदर हल्का बंदियों के हवाले से कोई बात नहीं हुई थी, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि पीपल्स पार्टी ने बहुत ज़्यादा इसरार करना शुरू किया कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन हो। तो ये पार्टी भी इन चीज़ों को देख रही हैं, सियासी जमातें देख रही हैं कि ये क्रैकडाउन होने वाला है या क्या होने वाला है? देखिए, पीपल्स पार्टी को इस मामले में अगर खदशात होंगे कि क्रैकडाउन होगा तो जाहिर 15 साल से वही हुकूमत में है, तो जाहिर सी बात है कि ज्यादा अताब जो है उन्हीं पर और उनकी जो मतलब अब क्या लफ्ज इस्तेमाल करूं कि मनपसंद कहूं या उनके फेवरेट जो ऑफिसर्स हैं उन पर आएगा। तो उनका ये इसरार कि जी 90 दिन में कराई जाए इलेक्शंस, ये एक काउंटर प्रेशर वो बिल्टअप करने की कोशिश कर रहे हैं कि जी आप जिस काम के लिए आए हैं वो करें और जाएं। तो फिर वो सारा बहस शुरू हो जाती है कि जी अभी तो आपको आइन के 90 दिन याद आ रहे हैं, लेकिन जब पंजाब और केपी में इलेक्शन नहीं कराए गए थे बावजूद सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के, पीपल्स पार्टी क्यों खामोश थी? तो ये सारे सियासी बहस हैं। ओके, ये तो सारे के सारे सियासी बहस है, पॉलिटिकल चीजें हैं, लेकिन इस बीच में हम ये भी देख रहे हैं कि सिंध के हवाले से भी बात करें तो बदअमनी काफ़ी बढ़ती जा रही है। सहाफ़ियों के जो है वो अगवा हो रहे हैं, कत्ल हो रहे हैं, वारदातें सारी आपके सामने। तो केयर टेकर गवर्नमेंट के लिए कितना मुश्किल टास्क होगा, और जल्द इलेक्शन हो जाए, नया सेटअप आए, वो आके इन सारी चीज़ों को देखे। देखिए, अब अगर तो ये हुकूमत इस जैसे हम माजी में देखते रहे कि एक पूरा वो या 60 दिन या 90 दिन के लिए आती थी, तो ना उनसे कोई उम्मीद करता था, ना उनसे किसी को तवक्का होती थी कि वो ऐसा कुछ करेंगे। बेसिक्स में हाथ डालने की बात, जैसे आप लॉ एंड ऑर्डर कह रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर जाहिर है कि एक क्लीन अप चाहता है, वो जाहिर है सरकारी मिशनरी पुलिस इनमें क्लीन अप की उसकी रिक्वायरमेंट है। लेकिन इस निगरान हुकूमत से इसलिए लोग तवक्का कर रहे हैं क्योंकि ये निगरान हुकूमत की मुद्दत समझ में नहीं आ रही कि ये क्या 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए है या ज्यादा है। सो अगर तो ये भी 2 महीने बाद इलेक्शन की डेट आ जाती है, मिसाल के तौर पे मैं ऐसे एक मफरूजे पे बात कर रहा हूँ, तो फिर जाहिर है इनसे कोई भी तवक्का नहीं करेगा कि ये ऐसे जो पेचीदा मामलात हैं जैसे लॉ एंड ऑर्डर है, डाकू हैं, शहरों में स्ट्रीट क्राइम है या करप्शन है, फिर कोई भी इनसे तवक्का नहीं करेगा कि यार 60 दिन के मेहमान से क्या तवक्का की जाए। लेकिन इनसे तवक्का लोग इसलिए लगा रहे हैं कि एक परसेप्शन क्रिएट हुआ है कि दे आर हियर फॉर अ लॉन्गर पीरियड rather than just 60 or 90 days। बहुत शुक्रिया अली काजी साहब आपके वक्त का। और नाज़रीन, अब हम बात करेंगे मुल्क भर में जारी एहतजाज और बड़े शहरों में जो हड़ताल इस वक्त बिजली के बिलों के खिलाफ। बात यह है कि क्या यह एहतजाज और हड़तालें रंग लाएंगी, क्या किसी किस्म का रिलीफ मिल सकता है या रिलीफ मिलने का इम्कान है भी या नहीं, ये जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। बिजली के महंगे बिलों के ऊपर और जो इस वक्त अवामी एहतजाज जारी है, इसके ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ हेड ऑफ रिसर्च बिजनेस रिकॉर्डर अली खिजर असलम मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया अली आपके वक्त का। सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगा, ये जितने भी एहतजाज और हड़तालें, ये सारी चीज़ें हो रही हैं, आप ये बताइए क्या फिस्कल स्पेस है केयर टेकर हुकूमत के पास, कौमी ख़जाने के पास, कि आवाम को किसी तरह का कोई रिलीफ दिया जा सके? इमरान, शुक्रिया आपका शो पे बुलाने के लिए। देखिए, बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है, गवर्नमेंट के पास इसमें कोई स्पेस नहीं है कि जिससे बिजली के नर्ख ज़्यादा काम कर सके। उन्होंने IMF से दरख्वास्त भी डाली हुई है, बट IMF की तरफ से भी उन्हें कुछ ऐसी चीज़ नहीं मिल रही है। हुआ यूँ है कि अगस्त के महीने में जो है वो बिल बहुत ज़्यादा आ गया है, क्योंकि ये जो इंक्रीज हुआ था टैरिफ तकरीबन 25% का,
टैक्सेस मिला के वो जुलाई से हुआ था, लेकिन वो चुने के जुलाई में डिसीजन लेट हुआ था, तो जुलाई के बिल पहले आ चुके थे, तो जुलाई का इंक्रीज और अगस्त का इंक्रीज दोनों आ गया, तो 50% इंक्रीज हो गया अगस्त में, जो अगले महीने फिर 25% हो जाएगा। तो जो 25% का जुलाई का इंक्रीज था, इसमें शायद 3-4 इंस्टॉलमेंट मिल जाए, बट वो मतलब आपको उसका कोई बहुत सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट नहीं आएगा। और दूसरी बात ये है कि फिर अभी एफपीए भी लग रहा है कि वो प्राइस एडजस्टमेंट और भी आ रही है। फिर आप देखें जिस तरह से करेंसी जा रही है उस तरह से फ्यूल प्राइस आएगी, आगे जाके क्वार्टरली एडजस्टमेंट, फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट आती रहेगी। हाँ। और ये मुश्किल रहेगी। अच्छा, अब मामला ये है कि जाहिर है कि आईएमएफ जो है वो उसकी कंडीशन, उसकी मंजूरी से कंडीशन है। ये मुझे बताइए अली कि मुफ्त में ये जो मुफ्त बिजली, फ्री बिजली जिन लोगों को, अशराफिया को दी जाए, जिसमें 1,79,00,000 सार्फिन को या घरानों को या जो सरकारी मुलाजमीन हैं इनको 34 करोड़ यूनिट्स माहाना जो हैं वो फ्री के मिलते हैं, जिसमें सिर्फ वापडा और जो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं इसके मुलाजमीन इन ग्रेड 1 से लेकर और 22 तक यानी 100 से लेकर 1300 यूनिट्स फ्री के मिलते हैं। फिर आप सदर, वजीर आजम, चेयरमैन सेनेट, फिर आपके और जितनी भी आला शख्सियात हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस साहिबान हों, इन तमाम को दौरान मुलाजमत भी और रिटायरमेंट के बाद भी फ्री बिजली मिलती है। जिन सब आईएमएफ ही तय कर रहा है, तो आईएमएफ ये बिजलियां, इनके फ्री फंड क्यों नहीं खत्म करा सकता? देखिए, ये आप सोशली आप बात कर सकते हैं कि ये नहीं मिलनी चाहिए, बिल्कुल ठीक बात है। इनको कुछ देना है तो मोनेटाइज कर दें या एक यूनिट इनके कम कर दें, ताकि वो जो है उसका गलत इस्तेमाल ना हो। लेकिन आप देखेंगे 34 मिलियन यूनिट आपने बोला है, 34 करोड़ यूनिट बोला है, जो आपने इसको ये आप 50 रुपए का यूनिट तो नहीं उस पर लगेगा, उस पर 30 रुपए का जो यूनिट लगेगा, जो कॉस्ट है उसकी, ठीक है। बाकी तो टैक्सेस होते हैं, तो वो 30 रुपए की जो कॉस्ट है उस पर 10-12 अरब रुपए का फर्क पड़ता है। 10-12 अरब, एक 3-4 अरब तो कराची की एक बड़ी फैक्ट्री जो है जिसको कैप्टिव गैस मिलती है उसको एलएनजी से सस्ता मिल जाता है। देखने की बात है, उससे वो एक सिंबॉलिक बात होगी, लेकिन उससे कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं आएगा। उससे कोई आपके बिल के अंदर 2-4 पैसे का फर्क पाएगा। 2-4 पैसे से क्या फर्क पड़ता है? ठीक है, जो सिग्निफिकेंट फर्क है उसके लिए आपको चाहिए कि एफिशिएंट यूज ऑफ एनर्जी हो, जिसमें कि कैप्टिव की तरफ से जो है वो बिजली आप जो है वो ग्रिड पे भेजे। अगर सूबे का हक है तो उसी सूबे के वो ग्रिड को भेजाएं, ठीक है। दूसरी चीज आपको चाहिए कि नहीं, आप भी कह रहे हैं कि एफिशिएंट यूज का मतलब कि आप बिजली की खपत को बढ़ाएं। अगर आपने कैपेसिटी चार्जेस को कम करना है तो बिजली की खपत को बढ़ाएं, ये आप कह रहे हैं, कंजम्पशन को। देखिए, बिजली की खपत उस वक्त तक नहीं बढ़ेगी जब तक आप बिजली सस्ती नहीं करेंगे। तो बिजली सस्ती करने के लिए आप उसके अंदर जो ईंधन डलता है उसकी कीमत कम होनी चाहिए। कोई प्लांट गैस से चलते हैं तो एलएनजी इंपोर्टेड पे चलते हैं, वो उससे एलएनजी इंपोर्टेड पे 40-45 रुपए का यूनिट पड़ता है। अगर वही उस पे चला देंगे, कैपेसिटी डाल के बात कर रहा हूँ, वो लोकल गैस पे चला देंगे तो पैसा बनेगा यूनिट। वो फर्क है, उसको ठीक करे। फिर जो लॉसेज है, डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेज को कम करे। आपको मैं खतरनाक बात बताऊं, अभी अगस्त के महीने में जो अभी महीना पूरा नहीं हुआ, लेकिन डिस्कोस की रिकवरी जितने बिल गए हैं उसकी 50% भी नहीं हुई है। लोग एहतजाज कर रहे हैं, तो ये बड़ी ही खतरनाक सिर्तहाल है और ये और खतरनाक होती रहेगी। इस वजह से आपको जहां पे इम्पैक्ट पड़ता है, दूसरा ये सरचार्ज है जो 3 रुपए 23 पैसे का PHPL वाला, वो 800 बिलियन का सर्कुलर डेट खत्म हुआ पड़ा है, उसको आप गवर्नमेंट अपनी हुकूमत में डाले, खत्म करे। इस तरह के काम करें। वो 34 मिलियन यूनिट आप खत्म भी कर देंगे तो 10-12 अरब का होगा। नहीं, अभी ये जो बात की जा रही थी जनाब, सरचार्ज और वो मेरे ख्याल से कैपेसिटी चार्जेस क्या थे कि वो 7 रुपए अगर कम होंगे पर यूनिट, तो उससे कितना बड़ा तीर मारा जा सकता है, कितना बड़ा रिलीफ मिल सकता है आवाम को उससे? देखिए, रिलीफ क्या मिलना है, आपको अपने आप को ठीक करना है ना। पहले अपनी कॉस्ट कम करनी है ताकि कंजम्पशन बढ़े, उससे कैपेसिटी पर यूनिट सस्ता हो। तो उसके लिए आपको देखिए ये आपको ये सरचार्ज इधर से निकाले, गैस का एफिशिएंट यूज करें, फिर जाके रिफॉर्म करें, लॉसेस कम करें, डिस्कोस को प्राइवेटाइज करें। ये सब करने के बाद आप जाएं उनके पास के ये जो है चाइना के पास कि भाई ये लोन है हमारे फ्रंट लोडेड है, इसको 10 से अगले 25 साल के अंदर लेके जाओ। बट ये उस सारी सूरत में होगा इमरान जब हम अपनी तरफ से कोई रिफॉर्म करेंगे, और ये सारा चीज 6 महीने, साल, 1.5 साल लगेंगे इन चीजों में, ये कोई 15 दिन में नहीं होने वाली। और ये केयर टेकर पता नहीं कब तक है, क्या कर सकती है, क्या नहीं कर सकती, कॉन्स्टिट्यूशनल मसले हैं, इसमें सूबों की इन्वॉल्वमेंट शामिल है, बड़े गंभीर मसले हैं इसको। तो फिलहाल तो आप ये समझे कि अवाम को ये बिल देना पड़ेगा,
ये सब्र का घूंट लेना पड़ेगा। ये भी कहा जा रहा है कि ये जो इस वक्त कैलकुलेशन है, ये जो बिल्स आ रहे हैं, ये जिस वक्त की कैलकुलेशन है वहां बेंचमार्क 286 था डॉलर, और आज डॉलर 300 प्लस हो चुका है। तो ये अभी तो और बड़े बड़े कड़वे घूंट आने हैं, फिर इसका मतलब है। जी देखें, ये साल बाद जो होता है ना, ये बेस टैरिफ सेट होता है। तो जुलाई में जब सेट हुआ था, ये जून में तो उस वक्त 286 था। जब अगला साल आएगा उस वक्त डॉलर कहाँ होगा, जितना भी होगा 300 का होगा, 325 का, 300 का होगा, 350 का होगा, ये पता नहीं कितने का होगा। उस हिसाब से वो यूनिट सेट होगा। और अभी ये मैंने आपको अर्ज किया है, जो ऊपर जाता जाएगा फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट उतनी ज्यादा लगती रहेगी। तो 12 बिजली के बिल बढ़ने हैं आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। और ये अभी जो सोलर पे लोग हैं उनकी नेट मीटरिंग भी खत्म करे हैं। तो बस इसकी एडजस्टमेंट करनी है, लाइफस्टाइल एडजस्टमेंट करनी है। को आपने एसी शेसी बंद कर दें, थोड़ा जो है वो पंखों में रह जाएं, बाहर बरामदों में सोने लग जाएं। वो 20-30 साल पहले भी लोग करते, यानी दोबारा गारों की जिंदगी की तरफ चले जाएं, वो ज्यादा बेहतर है। जिंदगी तो नहीं है, बस थोड़ा एसी बंद ही कर रहा हूँ मैं, कौन सा घर से निकल रहा हूं। ठीक है, बहुत शुक्रिया अली खिजर असलम मौजूद। इस वक्त जो पूरी कौम एक आस लगाए बैठी है कि शायद बिजली के बिलों में उनको रिलीफ मिल जाए, लेकिन मुमकिन नहीं है। ऐसा क्यों है? ये सारी बातें अली खिजर असलम, हेड ऑफ रिसर्च बिजनेस रिकॉर्डर, हमारे साथ शेयर कर रहे थे। एक छोटे से ब्रेक का वक्त, ब्रेक के बाद प्रोग्राम को कंटिन्यू रखेंगे। वेलकम बैक। कहने को भारत चांद पर पहुंच चुका है, लेकिन इखलाकी पस्ती के जिस मयार पर है और जिस दलदल में वो धंसता चला जा रहा है, इसके वाकयात जो है हर दूसरे दिन एक कोई ना कोई इस तरह का वाकया आता है। और बिलखुसूस बीजेपी गवर्नमेंट के अंदर जो अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से बहुत बड़े बड़े सवालिया निशान पैदा हो रहे हैं, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, या दीगर मज़ाहिब के मानने वालों हैं, उनका हिंदुस्तान में क्या इस वक्त आलम है, ये आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं। एक छोटा सा वाक़या एक छोटे से बच्चे का, जो कि 7 साल का बच्चा, और क्लास टीचर ने उसके क्लासमेट्स को मजबूर किया कि जाके उसको थप्पड़ मारें, और इसलिए थप्पड़ मारें कि वो बच्चा मुसलमान है। इसके ऊपर बहुत ज़्यादा जो है वो क्रिटिसाइज़ हुआ, बहुत इसको कंडेम किया गया पूरी दुनिया में, और इंडिया में भी इसके ऊपर बड़ी जो है वो लेदे हुई है। और इसी मामले पर बात करेंगे। भारत से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जस्टिस रिटायर्ड मर्कंडे काटजू साहब। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। आप भारत की जो इंडियन सुप्रीम कोर्ट है उसके जज भी रहे, कानून पढ़ते रहे, पढ़ाते रहे। ये बताइए कि जो हालिया वाक़या हुआ है इस वक्त उत्तर प्रदेश में, एक 7 साला बच्चे के ऊपर जो है वो टीचर के कहने पे, उसके उकसाने पे बच्चों ने थप्पड़ मारे, महज इसलिए कि वो मुस्लिम बच्चा है। तो ये किस तरह से, क्योंकि पूरे दुनिया भर में इसके ऊपर बहुत जो है तनकीद हुई, खुद इंडिया में भी इसके ऊपर काफ़ी तनकीद की गई। कांग्रेस के जो राहुल गांधी हैं उन्होंने इसके ऊपर बड़ी जो है वो इसको बड़ा क्रिटिसाइज़ किया, कंडेम किया। आप किस तरह से देख रहे हैं इस वाक़े को? पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगा। बिल्कुल कंडेमनेबल है, और इसको जितना कंडेम किया जाए कम है, क्योंकि वो टीचर ने जो हरकत करी बिल्कुल बर्बर थी। इट वाज बारबेरिक एक्ट कि उसने, वो एक 8 साल का मुस्लिम बच्चा था, तो उसको 15 हिंदू बच्चों से पिटवाया एक एक करके कि मारो इसको थप्पड़। तो ये तो बिल्कुल ही अनएक्सेप्टेबल है। उस टीचर को सख्त सजा मिलनी चाहिए। लेकिन हो उल्टा रहा है, बजाय इसके कि टीचर को सजा मिलती, जिस सहाफ़ी ने रिपोर्ट किया, जो मुस्लिम सहाफ़ी है, उसके खिलाफ FIR कट गई वहां पर। ये भी बिल्कुल गलत काम हुआ, बिल्कुल उल्टी गंगा बही है। उस सहाफ़ी, उसका नाम था मोहम्मद जुबैर जी। ही इज अ वेल नोन फैक्ट चेकर, और उसकी अच्छी रेपुटेशन है। उसने जाके बस ये जांच पड़ताल की, और एक उससे गलती हो गई कि उसने जो इस लड़के का वालिद थे उसका नाम डिस्क्लोज कर दिया, जिसके वजह से इस लड़के का भी आइडेंटिटी डिस्क्लोज हो गई, जो कि एक जुर्म है। हमारे यहाँ एक जुवेनाइल जस्टिस प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015 है, जो कहता है कि अगर किसी बच्चे पे कोई जुल्म हुआ है तो उसका नाम या आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं और उस पे, मगर वो इट इज अ माइनर ऑफेंस, उसमें की सजा है या जुर्माना है। हाँ। ऐसा नहीं बहुत बड़ा जुल्म है। और वो उसने जब उस पे लोगों का रिएक्शन आया तो उसने डिलीट भी कर दिया
वो जो पोस्ट किया था उसने, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अकलियतों के हुकूक के हवाले से, माइनॉरिटीज के हुकूक के हवाले से क्या कहता है, किस हद तक तहफ़्फ़ुज़ देता है जो ये वाक़यात हो रहे हैं सारे? देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन में तो, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में तो लिखा है कि भारत एक सेक्युलर कंट्री है, मगर देखिए कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है। ग्राउंड रियलिटी क्या है ये आपको देखना होगा। कॉन्स्टिट्यूशन में तो कुछ भी लिख दीजिए कि भारत में दूध और शहद की नदियां बह रही हैं और सब लोग बड़े खुशहाल हैं और रईस हैं, लिखने में कुछ भी लिख दीजिए, मगर ग्राउंड रियलिटी देखनी होगी। ग्राउंड रियलिटी, हकीकत ये है कि अक़लियतों पे जुल्म हो रहे हैं, और उसका ये एक एग्जाम्पल है जो अभी ये बच्चे का हुआ था, 8 साल के बच्चे का, मुजफ्फरनगर शहर में जो यूपी में है। तो इस तरह के कई वाक़ये हुए जो अक़लियतों के खिलाफ जो जुल्म हुए हैं, उस पर कई वाक़ये होते रहते हैं। नहीं तो कॉन्स्टिट्यूशन की खुद निगरां होती है, जो अदलिया है वो तो खुद कॉन्स्टिट्यूशन की, आइन की निगरां होती है, फिर वो कमज़ोर है क्या वहाँ पर? और फिर दूसरा ये कि मोदी सरकार में हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा ये चीज़ें, पहले गुजरात था, फिर अब ये मामला, ये इस तरह की चीज़ें बीजेपी गवर्नमेंट में क्यों इतनी तवातुर के साथ हो रही हैं? देखिए, ये अदलिया की जो आपने बात की, जुडिशरी की, अगेन थ्योरी एक चीज़ है और प्रैक्टिस दूसरी चीज़ है। थ्योरी में तो इट शुड बी इंडिपेंडेंट एंड न्यूट्रल एंड इम्पार्शल, ये जुडिशरी का रोल होना चाहिए, मगर हकीकत क्या है, अब सबने देखा, जैसे वो अयोध्या वर्डिक्ट आया, वो बाबरी मस्जिद तोड़ दी, तो उसमें जो फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, एक तरफ तो कहा है कि ये एक बड़ा भारी जुर्म था मस्जिद को तोड़ना, मगर उसी फैसले में कह दिया ये हिंदू ऑर्गेनाइजेशन को दिया जाएगा ये जमीन। तो इस तरह के फैसले, यानी थ्योरी में कुछ है, थ्योरी में तो देखिए जुडिशरी का रोल है टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ द सिटीजन्स, दैट इज द सोलम ड्यूटी, और जजेस टेक ओथ टू अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन। मगर प्रैक्टिस में क्या होता है ये आपको देखना है, नॉट कि थ्योरी में। तो मोदी सरकार में ये चीजें ज्यादा क्यों हो रही हैं सर? अरे भाई उनकी पॉलिटिक्स इसी पे बेस्ड है। आप सब जानते हैं कि वो क्योंकि दे क्लेम टू बी ए हिंदू पार्टी रिप्रेजेंटिंग हिंदू, तो 80% पॉपुलेशन हिंदू है, तो नेचुरली भाई उनकी पूरी पॉलिटिक्स इसी पे बेस्ड है। मगर ऐसा नहीं कि मोदी के आने के बाद ही शुरू हुआ अक़लियतों पे जुल्म, मोदी के पहले भी हो रहा था, मगर थोड़ा सा चेक था, क्योंकि जो जैसे कांग्रेस पार्टी पावर में थी तो वो मुस्लिम वोट बैंक पे डिपेंड करती थी, मुस्लिम वोट बैंक वाज वेरी इंपॉर्टेंट, तो थोड़ा सा ये कम्युनलिज्म पे थोड़ा सा चेक था। मगर अब ये बीजेपी डज नॉट डिपेंड ऑन मुस्लिम वोट्स, तो लिहाजा वो चेक भी खत्म हो गया। तो हम आइंदा इलेक्शन में ये एंटी मुस्लिम और एंटी पाकिस्तान नैरेटिव जो है बीजेपी का, वो और ज्यादा सख्त देखेंगे? बिल्कुल बिल्कुल होगा। इसी में देखिए, हमारे यहाँ पॉलिटिक्स जो इंडिया में है वो चलती है कास्ट और रिलीजियस वोट बैंक्स पे। जो 90% वोटर वोट देने जाता है, वो ये नहीं देखता है कि जो उम्मीदवार है अच्छा आदमी है, बुरा है, पढ़ा लिखा, अनपढ़ है, क्रिमिनल है, क्या, कुछ नहीं, सीधे सीधे जात बिरादरी पे जाके भाई साहब वोट देते हैं 90% लोग। मैं नहीं कह रहा हूँ कि 100%, बट ठीक 90% ऐसे वोट करते हैं। तो लिहाजा ये होगा, और जब वो इलेक्शन और करीब आएगा तो ये कम्युनल इंसिडेंट्स बढ़ेंगे और बढ़ेंगे। सर, आज ही ये कुछ रिपोर्ट हुआ कि हरियाणा में मुस्लिम अक्सरियती इलाके जो गुड़गांव है, वहां पर मुसलमानों को बेदखल करने के लिए बाकायदा पोस्टर्स वगैरह लगे हैं, और इसमें लिखा हुआ है कि अपनी इज्जत बचाना चाहते हो तो यहां से चले जाओ, इलाका खाली कर दो। ये हिंदू इंतहा पसंद जो है वो वहां पे पोस्टर्स लगा रहे हैं। मैंने आपको बताया ये सब इट इज ऑल पॉलिटिक्स, ये सब पॉलिटिक्स है, और जो रूलिंग पार्टी है उनकी पॉलिटिक्स इसी पे चलती है, नफरत फैलाने पे, तो ये सब करेंगे। तो इस पॉलिटिक्स का खुद इंडिया को, वो जो राइजिंग इंडिया और शाइनिंग इंडिया वाली बात होती है और चांद पर पहुंचने वाली बात होती है, ये सारी चीजें, तो खुद इंडिया को कितना नुकसान होगा इस पॉलिटिक्स का, काटजो साहब?
देखिए, एक तो ये शाइनिंग इंडिया और राइजिंग इंडिया और चांद पे जाना इंडिया, ये सब स्टंटबाजी है। हकीकत क्या है, हर दूसरा बच्चा भारत में वो ही सफर्स फ्रॉम मेल न्यूट्रिशन। उसको ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो रेप्यूटेड इंटरनेशनल एजेंसी है, उसने, आप गूगल में देख लीजिएगा, एवरी सेकेंड चाइल्ड इन इंडिया इज मेल नरिश्ड। उसको खाने को ठीक से नहीं मिलता है, ही इज वेस्टेड, ही स्टंटेड। ये हाल है चाइल्ड मेल नरिशमेंट का। बेरोजगारी का आलम क्या है कि अगर 100 चपरासी की नौकरियां गवर्नमेंट एडवर्टाइज करे तो 5 लाख एप्लीकेशन अक्सर आ जाती हैं, जिसमें से कई हैं पीएचडी, कई एमबीए, कई एमएससी, कई इंजीनियर्स बेगिंग फॉर चपरासी जॉब। 100 जॉब, गवर्नमेंट जॉब चपरासी की एडवर्टाइज हो, ठीक, तो अक्सर 5 लाख एप्लीकेशन आ जाते हैं। सर जाते जाते बिल्कुल जाते जाते मैं ये पूछना चाहूंगा, ये जब ये इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने तलब कर लिया है कि जनाब प्लान बताया जाए कि कश्मीर की जो है हवाले से कि ये आर्जी रहेगी, मुस्तकिल इल्हाक नहीं होगा उसका, तो आप उस पर क्या समझ रहे हैं कि ये भी फिर वहां पे जो कोर्ट्स हैं उनको गुमराह किया जाएगा? देखिए, अब क्या फैसला देगा सुप्रीम कोर्ट अभी कह नहीं सकते हैं, बिकॉज इट इज मैटर सब जुडिस, और मेरा भी कहना मुनासिब नहीं, बिकॉज इट विल अमाउंट टू कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जस्टिस मार्कंडे काटजू इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे, और आपकी राय का बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, जो इस वक्त बात की जा रही थी राइजिंग इंडिया और शाइनिंग इंडिया के हवाले से, जो चांद पर पहुंच चुका है लेकिन इखलाकी पस्ती के किस मयार पर है, ये हकीकत हम सबके सामने आई। और ये कोई पाकिस्तान में बैठा हुआ शख्स नहीं कह रहा, ये वो शख्स कह रहा है जो हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में इंसानी हकूक़ के हवाले से बात करता है, ह्यूमन इक्वालिटी के हवाले से बात करता है, जस्टिस मार्कंडे काटजू, जो कि साबिक इंडियन सुप्रीम कोर्ट के जज भी रही हैं। आज के प्रोग्राम के हवाले से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा, और इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।